अस्सलाम वालेकुम। तो हम स्टार्ट करते हैं विद द चैप्टर ऑफ वेक्टर्स इन ओ लेवल IGCSE एड मैथ्स। ठीक है। तो अब भाई देखो यार, वेक्टर्स होते हैं क्या है। आपको पता है भाई कि अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करूं, लेट्स से AB, ठीक है, तो क्या ये वेक्टर है? तो ऑब्वियसली नहीं। लेकिन अगर मैं इस लाइन में ये एरो ऐड कर दूं, तो अब क्या लाइन AB वेक्टर बन गई? तो इसका जवाब है हाँ, बन गई। क्योंकि वेक्टर होता क्या है? वेक्टर इज समथिंग विच हैज मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। ठीक है। तो वेक्टर के होने के लिए डायरेक्शन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सही है। तो अब देखो भाई, एडमैथ्स में हमारे पास वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के तीन तरीके हैं। पहला है कोऑर्डिनेट फॉर्म, जो कि इस तरह आप शो करते हो, एक्स कोऑर्डिनेट कॉमा वाई कोऑर्डिनेट। ठीक है। फिर सेकंड है कॉलम वेक्टर फॉर्म। इसको आप शो करते हो कुछ इस तरह, एक्स कॉमा वाई। ठीक है। फिर थर्ड किस्म जो आती है, जिससे हम वेक्टर्स को शो करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, वो है हमारे पास कार्टीसियन फॉर्म। ठीक है। ये क्या होती है? एक्स आई प्लस वाई जे। ठीक है। अब यहाँ पे आई और जे क्या है? आई और जे सिंपली बेसिकली क्या है? आई है मूवमेंट अलोंग एक्स एक्सिस, और जे डिनोट कर रहा है मूवमेंट अलोंग वाई एक्सिस। ठीक है। तो हमारे पास ये तीन तरीके हैं जिसमें हम वेक्टर्स को शो कर रहे होंगे। तो मैं चाहे इस तरह शो करूं, या इस तरह शो करूं, या इस तरह शो करूं, बात एक ही होगी। ठीक है। बात एक ही होगी। ठीक है। एक्स आई प्लस वाई जे। आपने ये तरीका और ये तरीका आपने पढ़ा होगा इन मैथ्स, लेकिन आपने ये तरीका कभी नहीं पढ़ा होगा मैथ्स में। ये खास हम पढ़ते हैं एड मैथ्स में। ठीक है। एक्स आई प्लस वाई जे। ठीक है। सही है। और क्योंकि हम वेक्टर्स इन टू डायमेंशन पढ़ रहे हैं, तो हम सिर्फ एक्स और वाई कोऑर्डिनेट से ही डील कर रहे होंगे। ठीक है। आई होप क्लियर है यहाँ तक सब कुछ। सही है। तो लेट से अगर मेरे पास एक वेक्टर है, लेट से अगर मेरे पास वेक्टर ए बी है, लेट से 4,3। ठीक है। अभी ये किस फॉर्म में? ऑब्वियसली कॉलम वेक्टर फॉर्म। तो अगर मुझे इसको कन्वर्ट करना है इनटू द कार्टेशियन फॉर्म, तो मैं क्या कर दूंगा? ए बी बराबर हो जाएगा 4i प्लस 3j के। ठीक है। अब देखो यहाँ पर आई और जे का मतलब समझ लो एक बार। आई और जे मतलब क्या है? आई इज अ वेक्टर ऑफ लेंथ 1 यूनिट इन द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। ठीक है। बस ये मतलब है आई का। जबकि जो जे है वो क्या है? इज अ वेक्टर ऑफ लेंथ 1 इन द पॉजिटिव वाई डायरेक्शन। ठीक है। तो लेट से अगर लेट से मेरे पास ये एक ग्राफ की बात कर लेते हैं। सही है। तो लेट से मेरे पास अगर ये एक वेक्टर बना हुआ है, ठीक है, ए बी वेक्टर। सही है।
ठीक है, तो लेट से मेरे पास एक वेक्टर है ए बी, सही है, जो कि है 4,3। अब ये आई और जे का मतलब क्या है कि हम ए से बी जो कवर कर रहे हैं ना, वो 4 यूनिट्स कर रहे हैं। तो मतलब अगर मैं आई और जे की टर्म्स में बात करूं और ए से बी तक मूव करूं, तो किस तरह मूव करूंगा? ए बी क्या है? 4i+3j। तो 4 यूनिट्स इन द एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, 1, 2, 3, 4। तो ये हो गया 1i+2i+3i+4i, ठीक है। और जे कितने? 3j। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 3 यूनिट्स इन द अपवर्ड डायरेक्शन, 1, 2, 3। तो ये हो गया 1j, 2j, 3j। क्योंकि आई और जे क्या है? आई और जे क्या है हमारे पास? लेंथ 1 होती है, 1 यूनिट इन दी पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, और जे क्या है? लेंथ ऑफ 1 यूनिट इन द पॉजिटिव वाई डायरेक्शन, ठीक है। तो और इस तरह हम बी तक पहुंच गए। तो हमारे पास ए बी क्या है? ये रहा ए बी, ठीक है। ये रहा हमारे पास वेक्टर ए बी, जो कि बन रहा है 4i+3j से, ठीक है। तो सिंपली ये मतलब है आई और जे का, ठीक है। आई होप सब कुछ क्लियर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब बात करते हैं, लेट्स से, अच्छा अब एक और टर्म है हमारे पास वेक्टर्स में, उसको बोलते हैं हम यूनिट वेक्टर, ठीक है। अब ये क्या होता है? ये बेसिकली एक ऐसा वेक्टर होता है जिसकी लेंथ क्या होती है? 1। तो ये वेक्टर क्या है? वेक्टर ऑफ लेंथ 1 इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर, ठीक है। सही है। तो ये इसकी डेफिनेशन है, सही है। तो मतलब अगर आपने लेट से किसी भी वेक्टर का आपने वो निकाला, मैग्नीट्यूड निकाला, और आंसर 1 आया, तो वो क्या कहलाएगा? वेक्टर, यूनिट वेक्टर, सही है। आई होप यहाँ तक सब कुछ क्लियर है, ठीक है। तो अगर लेट से आपको क्वेश्चन दिया हो कि ई एफ एक वेक्टर है जो कि है 4i+3j के बराबर, और आपसे बोल रहा है कि फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ई एफ, ठीक है। तो आपको यूनिट वेक्टर मालूम करना है, तो आप किस तरह करोगे? इसका एक फॉर्मूला होता है। आपको किसी भी वेक्टर को यूनिट वेक्टर बनाना हो ना, तो उसके लिए आप क्या फॉर्मूला अप्लाई करोगे? कि वेक्टर ओवर इट्स मैग्नीट्यूड, वेक्टर ओवर इट्स मैग्नीट्यूड। इससे आप किसी भी वेक्टर को यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट कर पाओगे, सही है। अब आप पढ़ चुके होगे मैथ्स में कि टू फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर आप क्या अप्लाई करते हो फॉर्मूला? टू फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ एनी वेक्टर, जैसे इस केस में ई एफ है, तो आप क्या करते हो? √x² यानी 4² प्लस y² यानी 3²। इससे क्या आता है? आपके पास मैग्नीट्यूड आता है ऑफ दैट वेक्टर, ठीक है, जिसको हम डिनोट करते हैं विद द मॉडुलस साइन, ठीक है। तो निकाल लेते हैं क्या आ रहा है इसका मैग्नीट्यूड। √4² प्लस 3², आपका आंसर आ रहा है 5। तो 5 आ रहा है बेसिकली हमारे पास ई एफ का मैग्नीट्यूड। तो इसको आप डाल दो फॉर्मूले में। फॉर्मूला क्या है? वेक्टर ओवर इट्स मैग्नीट्यूड। वेक्टर क्या है? 4i+3j/5, ठीक है। तो ये आपका क्या आ गया? ये आपका आ गया यूनिट वेक्टर, ठीक है। सही है।
आई होप सब कुछ क्लियर है। ठीक है। अब देखो, अगर आपको चेक करना है ना कि वाकई में यूनिट वेक्टर है या नहीं, तो आप क्या करो, इस वेक्टर का निकालो मैग्नीट्यूड। ठीक है। तो अब मुझे बताओ, ये वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए आप क्या करोगे? अगेन अप्लाई करोगे फॉर्मूला, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है। तो ये क्या है? बेसिकली 4i+5 प्लस 3j+5 अपॉन 5। ठीक है। तो अगर मैं इस वेक्टर का निकालता हूँ मैग्नीट्यूड, तो क्या हो जाएगा? अंडर रूट एक्स स्क्वायर यानी 4/5 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर यानी 3/5 स्क्वायर। ठीक है। तो आप निकाल के चेक कर लो। अंडर रूट 4/5 का स्क्वायर प्लस 3/5 का स्क्वायर, तो आपका आंसर क्या आएगा? 1। जब भी हमारे पास ये क्या है? यूनिट वेक्टर। ठीक है। और किसी भी वेक्टर को अगर आपको कन्वर्ट करना हो इनटू यूनिट वेक्टर, तो आप क्या करते हो? अप्लाई करते हो ये फॉर्मूला। सही है। तो आई होप आपको जो कॉन्सेप्ट है ऑफ द यूनिट वेक्टर पूरा क्लियर है। ठीक है। अभी ये सवाल देखो, इसमें आप क्या बोल रहे हैं आपसे? इसमें कह रहा है कि आपको एक वेक्टर दिया हुआ है ए, जो कि है -2i+3j, और एक और वेक्टर दिया हुआ है 4i-j, और सी दिया हुआ है -22i+18j। कह रहे हैं फाइंड लेमडा एंड म्यू सच दैट लेमडा ए प्लस म्यू बी इज इक्वल टू सी। सही है। तो आपके पास ये आपको उसने इक्वेशन दी हुई है। ठीक है। तो आप क्या करो, बारी बारी सब वेक्टर्स को इसमें पुट करते जाओ। ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? लेमडा इंटू ए मतलब लेमडा इंटू -2i+3j प्लस म्यू इंटू बी मतलब म्यू इंटू 4i-j इज इक्वल टू सी मतलब -22i+18j। ठीक है। अब आप क्या करो, आप इस साइड को ना एक्सपेंड करो। ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? -2 -2i लेमडा प्लस 3j लेमडा। ठीक है। प्लस 4i म्यू माइनस म्यू जे। ठीक है। इज इक्वल टू -22i+18j। ठीक है। अब क्या करना है आपको? आप ना क्या करो कि जिन वैल्यूज में आपके पास म्यू है ना और लेमडा है, उनको आप कर दो, बल्कि एक काम करो, क्या करना है आपको? अब आपको जो आई, ये है आपके पास लेफ्ट हैंड साइड, और ये आपके पास क्या है? राइट हैंड साइड है ना। अब क्या करो आप, जो जिन वैल्यूज में आई है ना, उनको आप कर दो इक्वेट विथ आई हेयर। ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास? -2i लेमडा प्लस 4i लेमडा इज इक्वल टू -22i। ठीक है। क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड पर जो टर्म्स आई वाली हैं वो कौन सी हैं? एक ये टर्म है प्लस दिस टर्म इज इक्वल टू दिस टर्म। तो आपने ये कर लिया। ठीक है। अब इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि आपने वंस आपने आई वाली टर्म्स निकाल ली, अलग कर ली, अब नाउ यू कैन टेक आई कॉमन। तो आई कॉमन लेने से क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा -2 लेमडा प्लस 4 लेमडा इज इक्वल टू, सॉरी 4i म्यू है, सॉरी ये म्यू है। ठीक है। तो आई इंटू -2 लेमडा प्लस 4 म्यू इज इक्वल टू -22i। अब आई कैंसिल हो गया दोनों तरफ, तो क्या बचा? -2 लेमडा प्लस 4 म्यू इज इक्वल टू -22। ठीक है। तो ये आपके पास क्या आ गई? ये आपके पास आ गई पहली इक्वेशन आपकी। ठीक है।
अब सेम काम करो विद द टर्म्स कंटेनिंग जे। अब मेरे पास जो टर्म्स हैं जिसमें जे शामिल है वो कौन सी हैं? एक तो हो गई हमारे पास ये वाली +3 j माइनस म्यू जे इज इक्वल टू 18 j। ठीक है, अब जे कॉमन ले लो, क्या बचा? 3 लैम्डा माइनस म्यू इज इक्वल टू 18 जे। जे कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया? 3 लैम्डा माइनस म्यू इज इक्वल टू 18। इससे हमारे पास आ गई सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, वंस आपके पास ये दो इक्वेशन आ गई हैं जिसमें दो अननोन्स हैं। अननोन क्या है यहाँ पर? म्यू और लैम्डा, जो निकालना है हमें। अब आप क्या करो, इन दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करो टू फाइंड म्यू एंड लैम्डा। ठीक है, तो अगर मैं इनको सॉल्व करता हूँ साइमल्टेनियसली, 3 लैम्डा माइनस म्यू इज इक्वल टू 18, और ये क्या हो गया? -2 लैम्डा प्लस 4 म्यू इज इक्वल टू -22। ठीक है, तो इनको हम सॉल्व करते हैं बाय एलिमिनेशन मेथड। सही है, तो लेट्स से मुझे लैम्डा को एलिमिनेट करना है, वेरिएबल को। ठीक है, तो आप क्या करेंगे? आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, फर्स्ट इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे विद द कोफिशिएंट ऑफ द सेकंड इक्वेशन। ठीक है, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, तो ये क्या बन गया? 6 लैम्डा माइनस 2 म्यू इज इक्वल टू 18 × 2 क्या होता है? 36। ठीक है, और नीचे बन गया -6 लैम्डा प्लस 12 म्यू इज इक्वल टू -22 × 3 क्या होता है? -66। ठीक है, तो ऑब्वियसली हमारे पास फिर ये कैंसिल हो गया, और -2 प्लस 12 क्या होता है? 10 म्यू, और 36 माइनस 66 -30 होता है। तो म्यू क्या आ गया? म्यू आ गया हमारे पास -3। ठीक है, आपने वंस म्यू निकाल लिया, तो अब लैम्डा निकालना बहुत इजी हो गया। आप म्यू की वैल्यू पुट कर दो किसी भी इक्वेशन में, लेट से इस पे डाल दो, तो आपके पास लैम्डा भी आ जाएगा। ठीक है, आई होप सब कुछ क्लियर है। ठीक है, अच्छा तो आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं एक और कॉन्सेप्ट की, इन वेक्टर्स, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इसका नाम है पोजीशन वेक्टर्स। तो अपने पास लिखो पॉइंट के पोजीशन वेक्टर वेक्टर ऑफ अ पॉइंट पी रिलेटिव रिलेटिव टू एन origin O means the displacement of the point P from O। ठीक है, तो बेसिकली क्या चीज़ है पोजीशन वेक्टर? कि अगर मैं कहता हूं आपसे कि ये मेरे पास लेट से ग्राफ एक, ठीक है, सही है, 1 2 3, सही है, 1 2 3 4 5, लेट से ये ग्राफ है। ठीक है, और यहाँ पर एक पॉइंट है, उसको हम बोलते हैं पॉइंट पी। ठीक है, लेट से पॉइंट पी। ठीक है, अब जो, अगर हम बात करें ना इस पॉइंट पी की, तो पोजीशन वेक्टर ऑफ दिस पॉइंट पी रिलेटिव टू एन ओरिजिन ओ
ओ क्या है? ओरिजिन। ठीक है, तो ये क्या होगा? इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पॉइंट फ्रॉम ओ। तो मुझे बताओ पॉइंट ओ से पी की डिस्प्लेसमेंट क्या है? तो खुद देख लो। पॉइंट ओ से पॉइंट पी पी पर जाने के लिए आपको 3 यूनिट्स ऑन दी एक्स एक्सेस मूव करना पड़ेगा और 2 यूनिट्स ऑन दी वाई एक्सेस मूव करना पड़ेगा। तो जब भी हमारे पास जो वेक्टर ओ पी है वो क्या हो जाएगा? 3, 2। ठीक है, 3 यूनिट्स ऑन दी एक्स एक्सेस और 2 यूनिट्स ऑन दी वाई एक्सेस। क्लियर है? अगर इसको हम लिखें इन द कार्टेशियन फॉर्म तो ये क्या है? 3i + 2j। क्लियर है बात? तो ये आपके पास क्या है? पी का पोजीशन वेक्टर। ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू द ओरिजिन। ठीक है, तो ये आपके पास बेसिकली कॉन्सेप्ट है पोजीशन वेक्टर का। ठीक है, तो लेट से अगर मेरे पास एक ट्राइंगल है, ठीक है, ये एक ट्राइंगल है, इस तरह बना हुआ है। ठीक है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट ओ है, राइट से। ठीक है, ए बी एक वेक्टर है। ठीक है, और ओ ए एक वेक्टर है जो कि ए है, दिया हुआ है हमें, ए दिया हुआ है। ठीक है, और ओ बी वेक्टर दिया हुआ है हमें, बी। ठीक है, तो अगर हमें ए बी निकालना है, ए बी हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो ए बी का पहले तो मतलब क्या है ये समझो। तो ए बी का मतलब है बेसिकली, ए बी मीन्स द पोजीशन वेक्टर ऑफ बी रिलेटिव टू ए। तो अब अगर हमें ए बी निकालना है, मतलब हम ए से बी मूव कर रहे हैं। ठीक है, ए से हम बी मूव कर रहे हैं, तो ए बी निकालना है हमें वेक्टर। तो इसका एक और तरीका क्या है मूव करने का? मतलब ए से बी डिस्प्लेस होने के लिए हमें एक और रूट क्या मिल रहा है? एक तो डायरेक्ट तरीका है, ठीक है, जो कि हमें फाइंड करना है, सही है। इसके अलावा एक और तरीका क्या है जिससे हम ए से बी तक मूव कर पाए? तो वो तरीका है कि हम पहले ए से ओ जाएं, फिर हम ओ से बी जाएं, है ना। तो ए बी थस बराबर हो गया हमारे पास ए ओ के प्लस ओ बी के, है ना। और क्योंकि हमें इसने ओ ए दिया हुआ है क्वेश्चन में, जो बराबर है ए के, तो जब ओ ए बराबर है ए के, तो ए ओ किसके बराबर होगा? ऑब्वियसली आपने वेक्टर का डायरेक्शन बदल दिया। वेक्टर था इस डायरेक्शन में, आपने उसको इस डायरेक्शन में कर दिया। तो हेंस क्या होगा इसकी वजह से? उसका साइन बदल जाएगा। ये ए था पहले, तो क्या हो जाएगा? -ए। ठीक है, तो ए ओ क्या हो गया? -ए। और ओ भी हमें दिया हुआ है बी। तो थस हमारे पास ए बी क्या आ गया? B - A। ठीक है, तो इस तरह हम निकालते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ठीक है, बहुत ही एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इन वेक्टर्स। ठीक है, दोनों में, मैथ्स में भी एड मैथ्स में भी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो इस सवाल में क्या बोल रहे हैं आपसे, ये देखो, कह रहा है रिलेटिव टू एन ओरिजिन ओ द पोजीशन वेक्टर ऑफ पी, मतलब ओपी की बात कर रहा है। ओपी इज 4i + 5j। ठीक है, और कह रहा है द पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यू इज, मतलब ओ क्यू इज 10i - 3j। ठीक है, सही है। अब क्या बोल रहा है पार्ट ए में? फाइंड पी क्यू। तो लेट से हम ग्राफ बना लेते हैं, स्केच कर लेते हैं, रफ सा ग्राफ। ठीक है, तो लेट से हमारे पास जो पॉइंट पी है वो कहाँ पर है? 4i+ ये ओरिजिन है ओ। तो क्या है? 4i + 5j। क्या मतलब है इसका? कि 4 यूनिट्स ऑन दी एक्स एक्सिस
एंड 5 यूनिट्स ऑन दी वाई एक्सिस। तो यहाँ पे कुछ आएगा पॉइंट पी। ठीक है, तो ओ पी क्या हो गया, उसने दिया हुआ है हमें, ओ पी इज 4i + 5j। ठीक है, सिमिलरली आपसे बोल रहे हैं कि जो ओ क्यू है, मतलब पोजिशन वेक्टर ऑफ क्यू विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, वो क्या है, वो उसने हमें दिया हुआ है 10i - 3j। तो 10i - 3j कुछ यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो कुछ यहाँ पे आ रहा है पॉइंट आर, सॉरी पॉइंट क्यू। ठीक है, तो ये रहा आपके पास ओ क्यू। ठीक है, तो ओ पी उसने हमें दिया हुआ है 4i + 5j, ओ क्यू दिया हुआ है क्या, 10i - 3j। सही है, अब कह रहे हैं फाइंड पी क्यू। तो हमें बेसिकली कह रहा है कि आप पी से क्यू निकालें। ठीक है, ये निकालें आप। ठीक है, तो भाई बहुत इजी है। अब मुझे बताओ, पी से क्यू मूव करने के लिए, पी से क्यू मूव करने के लिए आपको कौन सा रूट पकड़ना पड़ेगा। तो आप पहले पी ओ मूव करोगे, फिर आप ओ क्यू मूव करोगे, है ना, पी से क्यू तक पहुंचने के लिए, है ना। तो पी क्यू बराबर हो जाएगा पी ओ प्लस ओ क्यू के, है ना। तो हमें ओ पी दिया हुआ है उसने 4i + 5j। तो जब ओ पी 4i + 5j है, तो पी ओ क्या हो जाएगा, -4i + 5j। ठीक है, और ओ क्यू दिया हुआ है हमें, क्या दिया हुआ है, 10i - 3j। ठीक है, तो आप क्या करोगे, इस पूरे वेक्टर को माइनस से मल्टीप्लाई कर दोगे। क्यों, क्योंकि आपके पास यहाँ पर डायरेक्शन बदल रहा है। तो ये हो जाएगा -4i - 5j + 10i - 3j। ठीक है, तो ये हो गया -4 + 10, 6i - 5 - 3 -8j हो गया। ठीक है, तो 6i - 8j आपका आंसर है फॉर पी क्यू। आई होप क्लियर है। ठीक है, ठीक है, तो अब आगे क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, कह रहा है द पॉइंट आर लाइज ऑन पी क्यू सच दैट पी आर इज इक्वल टू 1/4 × पी क्यू। तो लेट से हमारे पास ये लाइन है पी क्यू। ठीक है, तो अब बोल क्या रहा है वो, देखो भाई, कि पी आर जो है, आर एक पॉइंट है लाइन पी क्यू पर, सच दैट कि जो पी आर है ना, पी आर है, वो क्या है बेसिकली, 1/4 है पी क्यू का। मतलब पी आर जो है वो पूरे पी क्यू का 1/4 है, मतलब एक हिस्सा है आउट ऑफ द टोटल 4 पार्ट्स। सही है, क्या मतलब वो इसका, कि पी आर जो है वो एक पार्ट है आउट ऑफ द होल 4 पार्ट्स ऑफ पी क्यू। मतलब अगर पी क्यू के 4 पार्ट्स हैं, उसमें से एक पार्ट पी आर है, बाकी पार्ट, 3 पार्ट आर क्यू है। सही है, ये मतलब वो है इस बात का। ठीक है, अब क्या बोल रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, हम अंदाजे से यहाँ पर आर मार्क कर देंगे। ठीक है, ये आर आ गया। सही है, अब क्या बोल रहे हैं, फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ आर। अब देखो, यहाँ पे तो मेंशन किया हुआ है उसने कि बात कर रहा है वो विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। लेकिन अगर आपको कभी भी इस तरह दिया हो ना क्वेश्चन में कि फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ आर, तो आप बाय डिफॉल्ट अज्यूम करोगे कि वो बात कर रहा है विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन की। ठीक है, बाय डिफॉल्ट आप अज्यूम करोगे कि वो बात कर रहा है विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन की। ठीक है, अनलेस उसने कोई और इन्फॉर्मेशन दी ना हो। सही है, तो कि क्या बात कर रहा है, तो ये मांग रहा है बेसिकली हमारे पास, ये मांग रहा है यहाँ पर ओ आर, ओ आर मांग रहा है, मतलब ये वेक्टर मांग रहा है आपसे। मतलब ये क्वेश्चन में आपसे मांग रहा है ये वेक्टर ओ आर, ओ आर। ठीक है, ठीक है, ओ आर मांग रहा है। तो अब मुझे बताओ,
मुझे ओ आर निकालना है। मुझे ओ आर निकालना है ना। तो अब ओ आर निकालने के लिए, ओ आर निकालने के लिए मैं किस तरह मूव करूंगा? या तो मैं मूव करूंगा ओ पी प्लस पी आर, या मैं मूव करूंगा ओ क्यू प्लस क्यू आर। तो आपकी मर्जी है, आप जिस तरह मूव मूव करो, आंसर सेम ही आएगा। ठीक है। तो हम लेट से मूव करते हैं ओ पी के, ओ आर बराबर है ओ पी प्लस पी आर के। ठीक है। अब देखो ओ पी हमारे पास है, हमें दिया हुआ है, और पी आर हमें निकालना है बाय दिस इंफॉर्मेशन। ठीक है। अब देखो भाई, पी आर किसके बराबर है? पी आर बराबर है 1/4 इंटू पी क्यू। तो पी आर बराबर है 1/4 इंटू पी क्यू। पी क्यू हम निकाल चुके हैं पिछले पार्ट में, 6i - 8j। ठीक है। तो ये क्या हो रहेगा? ये हमारे पास आ गया 10 पी आर। ठीक है। इसको पुट कर दो इस इक्वेशन में। तो ओ आर बराबर हो गया हमारे पास ओ पी, यानी 4i + 5j, 5j प्लस पी आर के। तो पी आर क्या है यहाँ पर? हमारे पास पी क्यू जो है वो क्या है? 6i - 8j। तो पी आर क्या है? 1/4। इसको मल्टीप्लाई कर दो ब्रैकेट से। तो 1/4 इंटू 6 क्या होता है? 3/2i -1/4 इंटू 8 -2j। ठीक है। तो ये हो गया, इसको खोल लो ब्रैकेट्स को। 4i + 5j +3/2i - 2j। तो 4 + 3/2 क्या बनता है? 11/2i, 11/2i प्लस, सही है, 5 - 2j +3j। तो ये आपके पास आंसर आ रहा है ओ आर का। ठीक है। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है। ऑफ वेक्टर्स, टू अंडरस्टैंड द वेक्टर्स। आई होप क्लियर है। अच्छा, अब ये सवाल देखो, इसमें आपसे क्या बोल रहा है। इसमें कह रहा है, एक डायग्राम दी हुई है आपको, कहा हुआ है कि ओ ए बराबर है ए के, और ओ बी बराबर है बी के, और बी एक्स इज इक्वल टू है 3/5 ऑफ बी ए, और ओ वाई बराबर है 3/4 इंटू ओ ए। ठीक है। कह रहा है फाइंड इन टर्म्स ऑफ ए एंड बी, बी ए। हमें बी ए निकालना है। तो बी ए निकालने के लिए हमें किस तरह मूव करना पड़ेगा? पी ओ प्लस ओ ए। तो बी ए बराबर हो जाएगा पी ओ प्लस ओ ए। तो अब बी ओ गिवन है मेरे पास, मेरे पास ओ बी गिवन है। तो जब ओ बी बी है, तो बी ओ क्या हो जाएगा? -b। और ओ ए दिया हुआ है +a। ठीक है। तो क्या हो जाएगा? a - b। ठीक है। तो आपके पास ए बी, बी ए क्या आ गया? a - b। ठीक है। आई होप क्लियर है। सेकंड हमें क्या निकालना है? हमें कह रहा है वो निकालो पी एक्स, बी एक्स निकालना है। तो बी एक्स मतलब इसकी बात कर रहा है, बी एक्स। तो अब देखो भाई, उसने हमें बताया हुआ है कि बी एक्स बराबर है 3/5 ऑफ बी ए के, और बी ए हम निकाल चुके हैं पार्ट 1 में। तो बी एक्स बेसिकली बराबर है 3/5 ऑफ बी ए के, यानी a - b के। ठीक है। तो ये आपके पास क्या आ गया? पी एक्स भी आ गया। ठीक है। अब कह रहे हैं आपसे कि ओ एक्स निकालो, ओ एक्स। ठीक है। तो ओ एक्स निकाल लेते हैं। अब देखो यार, खुद देखो, हमें ओ एक्स मूव करना है ना। ओ एक्स, ओ एक्स की तरफ मूव करने का एक और तरीका क्या है कि हम ओ से एक्स पे मूव करें। ठीक है। तो ओ एक्स बराबर किसके हुआ? ओ बी के प्लस बी एक्स के। ठीक है। तो ओ एक्स बराबर हो गया ओ बी के प्लस बी एक्स के। ठीक है। तो ओ एक्स इज इक्वल टू ओ बी, जो गिवन है, बी।
प्लस बी एक्स जो हम निकाल चुके हैं पार्ट टू में, ठीक है, प्लस 3/5 इंटू ए माइनस बी। चाहो तो इसको और सिंप्लीफाई कर लो, ठीक है। तो ये हो जाएगा बी प्लस 3/5 ए माइनस 3/5 बी, ठीक है। तो ये फर्दर क्या हो गया, 1 - 3/5, तो ये हो गया, फाइनल हो गया 2/5 बी 3/5 ए प्लस 2/5 बी, ठीक है। तो ये आपके पास क्या आ गया, ओ एक्स, सही है। अब लास्ट में क्या बोल रहा है, वो लास्ट में कह रहा है आपसे कि फाइंड बी वाई निकालना है अब, ठीक है। तो अब बी वाई किस तरह निकालेंगे, ये देख लेते हैं। तो यार देखो यार, बी वाई निकालने के लिए आपको किस तरह मूव करना पड़ेगा। तो बी वाई निकालने के लिए आपको मूव करना पड़ेगा कुछ इस तरह, कि आप पहले बी से ओ मूव करोगे, फिर ओ से वाई मूव करोगे, है ना, ठीक है। और उसने बताया हुआ है हमें कि जो ओ वाई है वो क्या है, 3/4 ऑफ ओ ए, ठीक है। तो उसने बताया हुआ है पार्ट फोर के लिए कि पहले तो हमारे पास बी वाई है क्या, बी वाई, बी वाई जो है बराबर है किसके, बी ओ के प्लस ओ वाई के। हमारे पास बी ओ हमें गिवन है, क्योंकि हमारे पास ओ बी बी है, तो बी ओ क्या हो जाएगा, -बी। हमें ओ वाई निकालना पड़ेगा, ओ वाई बराबर है 3/4 ऑफ ओ ए के, जो कि हमें गिवन है। और ओ ए हमें क्या दिया हुआ है, उसने हमें दिया हुआ है ओ ए एस ए, तो 3/4 ऑफ ए हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है, सही है। तो अब हमारे पास ओ वाई भी आ गया, इसको पुट कर दो इक्वेशन में। तो ये क्या हो गया, बी वाई इज इक्वल टू -बी प्लस 3/4 ए, मतलब, ठीक है, मतलब 3/4 ए -बी आपके पास आ रहा है बी वाई, ठीक है। तो आई होप क्लियर है आपको कि हमने किस तरह ये चार पार्ट्स किए हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, तो पार्ट बी में क्या बोल रहा है कि गिवन दैट ओ पी इज इक्वल टू लैम्डा इंटू ओ एक्स, तो फाइंड ओ पी इन टर्म्स ऑफ लैम्डा ए एंड बी, सही है। तो हमारे पास ओ एक्स क्या था, हम निकाल चुके हैं पिछले पार्ट्स में। हमारे पास ओ एक्स आ रहा था 3/5 ए प्लस 2/5 बी, 3/5 ए प्लस 2/5 बी, है ना, ये आ रहा था ना, ओ एक्स। तो अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन में कि ओ पी जो है वो बराबर है लैम्डा, ओ पी जो है वो बराबर है लैम्डा इंटू ओ एक्स। ओ एक्स क्या है, हम निकाल चुके हैं, 3/5 ए प्लस 2/5 बी, ठीक है। इसको आप एक्सपेंड कर लो मजीद, मल्टीप्लाई कर दो लैम्डा को विद द ब्रैकेट, तो ये बन जाएगा 3 लैम्डा/5 ए प्लस 2 लैम्डा/5 बी, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया आपका ओपी, सिंपल, ठीक है। आई होप क्लियर है। तो अब पार्ट सी में क्या बोल रहा है, पार्ट सी में आपसे बोल रहा है कि फाइंड गिवन दैट गिवन दैट बी पी इज इक्वल टू म्यू ऑफ बी वाई, फाइंड फाइंड बी पी निकालना है इन टर्म्स ऑफ म्यू ए एंड बी, सही है। तो हमने बी वाई निकाला है पिछले पार्ट्स में, देखते हैं। तो हमने बी वाई निकाला है पिछले पार्ट्स में, पार्ट फोर में निकाला था। तो बी वाई क्या था, 3/4 ए माइनस बी, 3/4 ए माइनस बी था ना, 3/4 ए
माइनस बी। ठीक है, तो अब क्या बोल रहा है वो कह रहा है कि बीपी निकालना है। बल्कि हमने गलती कर दी, क्वेश्चन जो है ना, क्वेश्चन में बीपी नहीं है, क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड ओपी कह रहा है। ठीक है, फाइंड कह रहा है ओपी इन टर्म्स ऑफ म्यू ए एंड बी। ठीक है, तो अब हमें निकालना है ओपी इन टर्म्स ऑफ म्यू ए एंड बी। सही है, तो भाई ओपी हम किस तरह निकालेंगे? लेट्स गेट बैक टू द फिगर। अब देखो, फिगर में अगर हम बात करें ओपी की, फिगर में अगर हम बात करें ओपी की, तो ओपी क्या है यहाँ पर? ओपी निकालने के लिए आपको किस तरह मूव करना पड़ेगा? आपको पहले ओ बी मूव करना पड़ेगा, फिर बी पी मूव करना पड़ेगा, है ना? ओ बी हमें दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? बी। और बी पी का हमें उसने दिया हुआ है एक इक्वेशन के बी पी बराबर है म्यू ऑफ पी वाई। ठीक है, तो ओ पी हमें निकालना है, तो ओ पी बराबर है ओ बी प्लस बी वाई के। ठीक है, तो ओ बी हमारे पास है, हमें निकालना क्या है? बी वाई। तो बी वाई निकालने के लिए उसने हमें ये दिया हुआ है रिलेशन के बी, सॉरी, ओ बी प्लस बी पी, ओ बी प्लस बी पी है ना? तो बी पी निकालने के लिए उसने हमें ये दिया हुआ है रिलेशन कि बी पी बराबर है म्यू ऑफ बी वाई के। और बी वाई क्या था? बी वाई आपने अभी निकाला पिछले पार्ट्स में, पार्ट 4 में, कि बी वाई बराबर है 3/4 ए माइनस बी के। ठीक है, तो ये आपके पास क्या आ गया? बी पी आ गया। ठीक है, इसको पुट कर दो इक्वेशन में, तो ओ पी बराबर हो गया ओ बी के, यानी पी प्लस बी पी के, जो कि बराबर है म्यू इंटू 3/4 ए माइनस बी। ठीक है, इसको आप थोड़ा सा एक्सपेंड कर लो कि ये हो गया बी अपॉन प्लस 3 म्यू/4 ए माइनस म्यू बी। ठीक है, सही है, तो ये हो गया बी माइनस म्यू बी प्लस 3 म्यू/4 ए। बी कॉमन ले लो, बी 1 - म्यू प्लस 3 म्यू/4 ए। तो ये आपके पास आ गया फाइनल आंसर ऑफ ओ पी इन टर्म्स ऑफ म्यू ए एंड बी। सही है, अब आखिरी पार्ट में क्या बोल रहे हैं? आखिरी पार्ट में कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा एंड म्यू। ठीक है, तो हमने भाई खुद देखो, पार्ट बी में और पार्ट सी में निकाला है ओपी की वैल्यूज। एक बार निकालिए इन टर्म्स ऑफ लैम्डा ए एंड बी, और एक बार निकालिए इन टर्म्स ऑफ म्यू ए एंड बी। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों वैल्यूज को ओपी की हम कर देंगे आपस में इक्वेट। तो ओपी बराबर है मेरे पास, ओपी हम निकाल चुके हैं पार्ट बी में, और ओपी बराबर था हमारे पास पार्ट बी में किसके? 3/4, सॉरी, ओपी बराबर था 3 लैम्डा/5 ए प्लस 2 लैम्डा/5 बी के। ये था ओपी बराबर इन पार्ट बी। और ओपी अगर हम बात करें पार्ट सी की, तो पार्ट सी में बराबर था 3 म्यू/4 ए के बराबर प्लस 1 - म्यू बी के बराबर। तो हम क्या करेंगे, लैम्डा और म्यू की वैल्यू निकालने के लिए हम इन दोनों को आपस में इक्वेट करवा देंगे कुछ इस तरह कि 3 लैम्डा/5 ए प्लस 2 लैम्डा/5 बी इज इक्वल टू
3 म्यू अपॉन 4 ए प्लस 1 - म्यू इंटू बी। ठीक है। और हम क्या करेंगे, हम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पर जो वैल्यूज है ना, जो टर्म्स हैं ए की, उनको करवा देंगे आपस में इक्वेट, कंपेयर करेंगे बेसिकली। ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड पर क्या है, 3 लैम्डा अपॉन 5 ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 म्यू अपॉन 4 ए। ठीक है। इससे क्या होगा, ए कैंसिल हो गया, तो आपके पास क्या बचा, 3 लैम्डा अपॉन 5 इज इक्वल टू 3 म्यू अपॉन 4। 4 को आपने उधर भेज दिया, ये हो गया 12 लैम्डा इज इक्वल टू 15 म्यू। ठीक है। तो एज अ रिजल्ट आपके पास जो लैम्डा है वो बराबर हो गया 15 म्यू अपॉन 12 के। ठीक है। अब आप सेम काम करेंगे विद द टर्म्स कंटेनिंग बी। तो 2 लैम्डा अपॉन 5 बी इज इक्वल टू 1 - म्यू इंटू बी। बी भी कैंसिल होगा, तो ये क्या बचा, 2 लैम्डा इंटू 5, 5 - 5 म्यू। ठीक है। तो आपके पास जो लैम्डा की वैल्यू थी, आपने क्या निकाली है, 15 म्यू अपॉन 12। इसको आप इंसर्ट कर दो इस इक्वेशन में, तो ये हो जाएगा 2 इंटू लैम्डा, मतलब 2 इंटू 15 म्यू अपॉन 12 इज इक्वल टू 5 - 5 म्यू। ठीक है। तो ये हो गया, कट गया। ठीक है। क्या बचा, 5 म्यू अपॉन 2 इज इक्वल टू 5 - 5 म्यू। तो 5 म्यू इज इक्वल टू, 2 को उधर भेज दो, मल्टीप्लाई कर दो इस पूरे से, तो ये हो जाएगा 10 - 10 म्यू। ठीक है। फर्दर ये हो गया 15 म्यू इज इक्वल टू 10, और म्यू बराबर हो गया 10 अपॉन 15 के, मतलब म्यू बराबर हो गया 2/3 के। सही है। वंस मेरे पास म्यू आ गया, तो आप म्यू को पुट करो इस वैल्यू में, तो आपके पास लैम्डा भी आ जाएगा, जो कि आप खुद निकाल लेना। सही है। तो आई होप क्लियर है कि किस तरह हम डील करते हैं विद द क्वेश्चंस ऑफ वेक्टर इन एड मैथ्स। ठीक है। तो ये एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन था। ठीक है। आई होप क्लियर है सब कुछ। चलो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं लास्ट सब टॉपिक की ऑफ द चैप्टर ऑफ द वेक्टर्स, जो कि है बेसिकली कांस्टेंट वेलोसिटी प्रॉब्लम्स। अच्छा, अब इस सब टॉपिक में ना, आप ना कुछ चीज़ें याद रखो। पॉइंट नंबर 1 याद रखने का है, वो ये है कि मैग्नीट्यूड ऑफ स्पीड ऑफ वेलोसिटी इज स्पीड। ठीक है। क्योंकि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो जब भी आप वेलोसिटी वेक्टर का निकालोगे मैग्नीट्यूड, तो आपके पास क्या आएगा, स्पीड। ठीक है। सेकंड पॉइंट, स्पीड व्हेन रिजॉल्व्ड रिजॉल्व्ड इन परपेंडिकुलर एंड बेस बिकम्स वेलोसिटी। अब इस पॉइंट का मतलब क्या है, ये समझते हैं। कि यार देखो, अगर आपको ये पॉइंट, सॉरी, कि आपको गिवन है, वेक्टर गिवन है, और इसकी आपको लेट से स्पीड दी हुई है 4√2 मीटर्स पर सेकेंड। ठीक है। अब देखो, ये आपके पास ऑब्वियसली जो नंबर है ना, ये है स्पीड, क्योंकि ये नंबर जो है ये खाली मैग्नीट्यूड है, ये डायरेक्शन को शो नहीं कर रहा। सही है। जिस वजह से हम बोलेंगे भाई ये जो है ना, ये खाली स्पीड है। तो अगर आपको इस स्पीड को कन्वर्ट करना है वेक्टर में,
तो आप क्या करोगे, इस स्पीड को, मतलब इसको रिजॉल्व कर दोगे इन परपेंडिकुलर एंड बेस। मतलब आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दोगे और एक बेस ड्रॉ कर दोगे, ठीक है। और लेट से आपको क्वेश्चन में ये एंगल भी दिया हुआ है, लेट से 45 डिग्री, ठीक है। तो आप क्या करोगे, आप विद द हेल्प ऑफ एंगल एंड स्पीड फाइंड करोगे बेस, लेट से बेस है ए, ठीक है, और परपेंडिकुलर है बी। तो आप इस बेस और परपेंडिकुलर को फाइंड करोगे पहले तो किस तरह करेंगे, लेट्स सी। तो अगर हमें बेस निकालनी है, ए निकालनी है, तो हम क्या अप्लाई करेंगे, हम अप्लाई करेंगे कॉस थीटा। तो कॉस 45 डिग्री इज इक्वल टू एडजेसेंट अपॉन हाइपोटनियस, है ना। तो ए बराबर हो गया मेरे पास, यानी बेस बराबर हो गई कॉस 45 इंटू 4 अंडर रूट 2, यानी बेस बराबर हो गई है 4 के, ठीक है। और अगर हमें बी निकालना है तो वी विल अप्लाई साइन थीटा, क्योंकि साइन थीटा क्या होता है, ऑपोजिट अपॉन हाइपोटनियस। तो बी क्या आ गया, साइन 45 इंटू 4 अंडर रूट 2, जो कि है 4, सही है। तो अब हमने बेस भी निकाल ली और परपेंडिकुलर भी फाइंड कर लिया, ठीक है। तो अगर मैं बोलूं, लेट्स से ये पॉइंट था ए, ये पॉइंट था बी, तो अब मैं बोलूं यार, ये जो ए बी की आपको स्पीड दी हुई है 4 अंडर रूट 2, इसको कन्वर्ट करो इनटू वेलोसिटी वेक्टर। तो आप किस तरह करोगे, आपने क्या किया, पहले बनाया परपेंडिकुलर और फिर बनाया बेस, तो आपने बेस और परपेंडिकुलर की वैल्यूज फाइंड करी। अब आपको पता है भाई कि ए से बी तक हम किस तरह मूव कर रहे हैं, ए से बी तक हम मूव कर रहे हैं 4 यूनिट्स इन दिस डायरेक्शन हॉरिजॉन्टली और 4 यूनिट्स वर्टिकली। तो ये क्या हो रहेगा, 4i + 4j, ठीक है। तो इस तरह हमारे पास क्या आ गया, वेलोसिटी वेक्टर आ गया 4i + 4j, ठीक है। ये आपके पास क्या है, वेलोसिटी वेक्टर, क्योंकि ये शो कर रहा है, ये बता रहा है डायरेक्शन कि हम किस तरह मूव कर रहे हैं, 4 यूनिट्स ऑन दी एक्स एक्सिस प्लस 4 यूनिट्स ऑन दी वाई एक्सिस, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया है भाई कि हम किस तरह कन्वर्ट करते हैं स्पीड को वेलोसिटी में, रिजॉल्व करते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो सब लेट से आपको, लेट से एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स एट अ कांस्टेंट स्पीड, सॉरी कांस्टेंट वेलोसिटी फ्रॉम ए टू बी, ठीक है। और उसने बताया हुआ है कि ए बी की जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या है, 32i -24j। क्योंकि अगर आपने पढ़ा हो फिजिक्स में, तो डिस्प्लेसमेंट भी क्या होती है, एक वेक्टर क्वांटिटी, है ना। मीटर्स ये दिया हुआ है आपको डिस्प्लेसमेंट, और कहा हुआ है कि एंड द टाइम टेकन, टाइम दिया हुआ है इज 4 सेकेंड्स, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, कह रहा है फाइंड, पार्ट ए में बोल रहा है वेलोसिटी और पार्ट बी में कह रहा है स्पीड, ठीक है। तो अब निकालते हैं यार वेलोसिटी। तो अब वेलोसिटी निकालने के लिए आपको ना यहाँ पर देखो यार, आपको पता है यार, वेलोसिटी बराबर होती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम के, ठीक है। ये फॉर्मूला आप पढ़ चुके होगे इन योर फिजिक्स सब्जेक्ट, ठीक है। तो वेलोसिटी बराबर होती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम के। तो हमें यहाँ पर
डिस्प्लेसमेंट गिवन है, जो कि है 32 I माइनस 24 J अपॉन टाइम क्या है, 4 सेकेंड्स। ठीक है, तो थस हमारे पास जो है वेलोसिटी क्या हो गई, 32I/4 माइनस 24J अपॉन 4, जो कि बराबर है किसके, 8I - 6J मीटर्स पर सेकेंड। ये आपके पास क्या आ गया, वेलोसिटी वेक्टर। ठीक है, अब पार्ट बी में निकालना है हमें स्पीड। अब देखो हम पढ़ चुके हैं पॉइंट्स में अपने कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज स्पीड। तो हमारे पास वेलोसिटी जो है वो क्या आई है, 8I - 6J। तो अगर मैं इस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड फाइंड कर लूँ तो मेरे पास स्पीड आ जाएगी। हाँ आ जाएगी। तो अंडर रूट ऑफ x² प्लस अंडर रूट ऑफ, मैं कर दूंगा y²। तो क्या आंसर आ रहा है, अंडर रूट ऑफ 8² प्लस अंडर रूट ऑफ -6 का स्क्वायर। तो मेरे पास आंसर आ रहा है 10 मीटर्स पर सेकेंड, और ये है आपके पास स्पीड। ठीक है, तो आई होप आपको सब कुछ क्लियर है कि फ़र्क क्या होता है वेलोसिटी और स्पीड में। ठीक है, ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। सही है, तो हमारे पास इस सब टॉपिक में मज़ीद दो फॉर्मूलाज और इस्तेमाल होंगे, अपने पास लिख लो। एक है हमारे पास न्यू पोजीशन इज इक्वल टू ओल्ड पोजीशन प्लस डिस्टेंस ट्रेवल्ड। ठीक है, एक ये फॉर्मूला है, और डिस्टेंस ट्रेवल्ड निकालने के लिए आपके पास एक और फॉर्मूला है कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज इक्वल टू वेलोसिटी वेक्टर, वेलोसिटी वेक्टर मल्टीप्लाइड बाय टाइम। ठीक है, तो आप एक सवाल करते हैं। सवाल में क्या बोलता है आपसे कि अ पार्टिकल स्टार्ट्स एट, अ पार्टिकल स्टार्ट्स एट पॉइंट P with position वेक्टर -80I + 60J मीटर्स relative to an origin O। सही है, और कह रहा था पार्टिकल travels with velocity 12I - 16J मीटर्स पर सेकेंड। सही है, अब पार्ट ए में कह रहा है कि फाइंड द स्पीड ऑफ द पार्टिकल। ठीक है, तो स्पीड हम किस तरह निकालते हैं कि हम वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे। तो अंडर रूट ऑफ x² प्लस y²। क्या आ रहा है आंसर, अंडर रूट ऑफ 12² प्लस -16 का स्क्वायर, हमारे पास बन रहा है 20। ठीक है, 20 बन रहा है। 20 मीटर्स पर सेकेंड आपके पास आ रही है स्पीड। ठीक है, अब पार्ट बी में क्या बोल रहा है इस क्वेश्चन के,
कि फाइंड द पोजीशन वेक्टर, फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पार्टिकल आफ्टर नंबर 1 1 सेकेंड्स। तो हमें क्या करना है, हमें पोजीशन वेक्टर निकालना है ऑफ द पार्टिकल आफ्टर 1 सेकेंड। तो उसके लिए हम अप्लाई करेंगे फॉर्मूला ओरिजिनल पोजीशन मतलब ओल्ड पोजीशन की बात कर रहा है, ओरिजिनल मतलब ओल्ड पोजीशन, ठीक है, प्लस डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज इक्वल टू न्यू पोजीशन। ये फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो मुझे बताओ हमारे पार्टिकल की ओरिजिनल पोजीशन क्या थी, मतलब जहाँ से उसे स्टार्ट किया है। तो वो थी हमारे पास -80i + 60j, ठीक है, -80i + 60j, है ना। अच्छा, और एक और चीज़, फॉर द ईज ऑफ कैलकुलेशन आप एक काम करो, आप इस कार्टेशियन फॉर्म को कन्वर्ट कर लो इनटू कॉलम वेक्टर फॉर्म, जो कि बनती है -80, 60, ठीक है। तो हमारी क्या है ओरिजिनल पोजीशन, -80, 60, ठीक है, प्लस डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितना है। अब देखो डिस्टेंस ट्रेवल्ड निकालने के लिए हमें पता है यार, हमें अप्लाई करना पड़ेगा फॉर्मूला, कौन सा, वेलोसिटी वेक्टर इनटू टाइम, है ना। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड निकालने के लिए हमें अप्लाई करना पड़ेगा फॉर्मूला वेलोसिटी वेक्टर इनटू टाइम। अब हमें वेलोसिटी दी हुई है क्वेश्चन में, वेलोसिटी गिवन है 12i - 16j, 12i - 16j, इसको भी कन्वर्ट कर दो इंटू इंटू कार्टेशियन फॉर्म, ठीक है। तो डिस्टेंस निकालने के लिए हमें इस वेलोसिटी वेक्टर को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बाय टाइम, और टी हमें दिया हुआ नहीं है, टाइम दिया हुआ नहीं है, ठीक है। तो इससे आपके पास क्या आ रहेगा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास ओरिजिनल पोजीशन प्लस डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज इक्वल टू न्यू पोजीशन, ठीक है, इज इक्वल टू न्यू पोजीशन, सही है। तो अब न्यू पोजीशन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, वो क्या बोल रहा है, फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पार्टिकल आफ्टर 1 सेकेंड। तो हम क्या करेंगे, इस टाइम के अंदर 1 पुट कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, न्यू पोजीशन, ठीक है, ऑफ द पार्टिकल आफ्टर 1 सेकेंड। तो ये हो जाएगा -80, 60 + 12 - 16 इंटू टी। टी क्या है, उसे दिया हुआ है 1, ठीक है। तो क्या आ रहा है आपके पास, -80 + 12 -68, ठीक है, और 60 ± 16 क्या आ रहा है, 44। तो ये आपकी आपका पोजीशन वेक्टर हो गया आफ्टर 1 सेकेंड्स। सिमिलरली अगर आपसे कहता ना क्वेश्चन में कि फाइंड द पोजीशन वेक्टर आफ्टर 2 सेकेंड्स, तो आप क्या करते, आप सिंपली यहाँ पर पुट कर देते 2, ठीक है, आप सिंपली यहाँ पे पुट कर देते 2, ठीक है। तो इस तरह आप सॉल्व करते रहते, सही है। आई होप सब कुछ क्लियर है, ठीक है। तो विद दिस हमारा चैप्टर जो है वेक्टर्स का ये होता है ऑफिशियली कंप्लीट, सही है। यही सब कॉन्सेप्ट्स थे जो आपको जहन में रखने, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में, सही है।
अच्छा, एक और चीज़, अगर आपको वेक्टर्स के अलावा किसी भी चैप्टर में मसला है ना, एड मैथ्स के, ठीक है, तो आप क्या करो, मेरे चैनल पर आओ, ठीक है, प्लेलिस्ट पे क्लिक करो, ठीक है। तो मैंने मैथ्स के तो सारे सिलेबस जो है ना, सारे चैप्टर्स जो हैं वो करवा दिए कंप्लीट, ठीक है। और एड मैथ्स की भी तकरीबन सारे ही करवा दिए हैं, सही है। जैसे देख लेते हैं अभी। तो एड मैथ्स की अगर बात करूँ मैं, तो हमने कर लिया है परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन। इसकी यहाँ पर प्लेलिस्ट मौजूद है। हमने कर लिया है हमने कर लिया है हमने देखो फंक्शंस कर लिया है हमने। और हमने कर लिया है डिफरेंशिएशन कर लिया है। हमने इंटीग्रेशन भी कर लिया है। और हमने ट्रिग्नोमेट्री ट्रिग्नोमेट्री सर्ट्स भी करा है। इनइक्वालिटीज भी कर लिया है। बाइनोमियल थ्योरम भी कर लिया है। क्वाड्रेटिक्स भी कर लिया है। रिमाइंडर फैक्टर थ्योरम भी कर लिया है। ट्रिग्नोमेट्री भी कर लिया है। एपीजीपी भी कर लिया है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी कर लिया है। लॉग्स भी कर लिया है, ठीक है। तो तकरीबन सारे ही जो चैप्टर्स हैं ना, तकरीबन सारे ही, सिवाय काइनामेटिक्स और लीनियर लॉ के, हमने अभी तक सब कुछ कर लिया है इन द सिलेबस ऑफ एड मैथ्स, ठीक है। और सब कुछ आपको चैनल पे मिल जाएगा आराम से, ठीक है। पूरी प्लेलिस्ट बनाई हुई है, हर कॉन्सेप्ट कवर करवाया हुआ है, ठीक है। कोई मसला नहीं होगा इंशाल्लाह, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।